देखो लास्ट क्लास में हमने जो अक्रिय गैस क्रिस्टल है, उन अक्रिय गैस क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है उसके लिए हमने क्या निकाला था, पूरे क्रिस्टल के लिए उसका फॉर्मूला निकाला था। दूसरी चीज ये कि जो अक्रिय गैस क्रिस्टल है, उन अक्रिय गैस क्रिस्टल की टोटल एनर्जी को आप निकालना चाहते हो, तो एक तो फॉर्मूला सीधा सा है, इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाता है A/R⁴ माइनस B/R⁴ क्योंकि जो भी चीज निकल रही है वो सारी की सारी इस फॉर्मूले से निकल रही है। ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में जब हमने पूरे क्रिस्टल की एनर्जी ज्ञात की थी और उस एनर्जी का मान जो हमने निकाला था मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मिनिमम एनर्जी देखनी है जब साम्य अवस्था में होगा तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या होगी वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला जो आया था वो क्या था, U क्रिस्टल मिनिमम इक्वल्स टू 2Ne कोष्टक में 12.13 अपॉन 1.09 की पावर 12 माइनस 14.45 अपॉन 1.09 की पावर 6। ये फॉर्मूला जो था ये लास्ट में निकला था। और यहाँ पे ये जो 1.096 है ये आपके जो मिनिमम एनर्जी का जो फॉर्मूला था कौन सा वाला, डेल यू आर अपॉन डेल आर मिनिमम इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मूले से निकला था। ये हमने कल पढ़ा था आज। और साथ में लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि जो u r इक्वल्स टू a अपॉन r की पावर 12 b अपॉन r की पावर 6 इस रूप में हमेशा क्या दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन को देखो पूछने का तरीका क्या होता है यार, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो तीन तरीके से, इस तरीके से पूछ सकता है कि ये एनर्जी R की कौन सी वैल्यू के ऊपर यू आर का मान क्या हो सकता है, 0। मतलब इंटरेक्शन इनके बीच में बिल्कुल होगा ही नहीं, इंटरेक्शन होगा ही नहीं, मतलब इनके बीच में क्या हो, इंटरेक्शन नहीं, मतलब इंटरेक्शन नहीं, आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है, तो एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा ये कि R के किस मान के ऊपर ये मिनिमम हो सकता है, और ऊर्जा मिनिमम होगी, ये आपको मालूम है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। थर्ड ये कि जब आपने इस आर की वैल्यू ज्ञात कर ली जिसके ऊपर ये ऊर्जा मिनिमम है उसके ऊपर एनर्जी का मान भी मिनिमम कितना होगा वो आपको ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं। बस इस प्रॉब्लम में इस आर मिनिमम को रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना, इसमें इस तरीके से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना इसमें ध्यान रखना। देखो अक्रिय गैस क्रिस्टल पढ़ ली। अब अक्रिय गैस क्रिस्टल के पश्चात आपके आता है आयनिक क्रिस्टल और उनकी बॉन्डिंग, मतलब उनकी बॉन्डिंग की क्या एनर्जी होगी उसके बारे में आपको देखना है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आयनिक क्रिस्टल, मतलब आपके पास में क्या होंगे, आयन होंगे, ठीक है ना। उन आयनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी उसके कारण या फिर उनकी क्रिस्टल संरचना के अंदर जो उनके अलग अलग जो एक किसी आयन के साथ में आयन की किसी और अन्य आयन के साथ में जो अन्योन्य क्रिया होगी, आकर्षण हो भले प्रतिकर्षण हो, तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी क्या होगी तथा मिनिमम एनर्जी क्या होगी। अब देखो जब इनके बीच में ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर एक वर्ड एक और वैल्यू इसमें निकाली जाती है, वो है बल मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो बल्क मॉड्यूलस कुछ भी नहीं होता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल की संपीड़ितता को प्रदर्शित करता है। मतलब इसका यूज होता है मेनली यूज होता है ये किसको, संपीड़ितता को। आप इसमें इसका देखोगे तो इनकंप्रेसिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। यूज टू मेजर द इनकंप्रेसिबिलिटी, आप कितना इसको इनकंप्रेस कर सकते हो उसके ऊपर ये सॉरी असंपीड़ितता बोलोगे इसको, असंपीड़ितता को प्रदर्शित करता है उस सॉलिड की, ये ध्यान रखना कुल मिला के। और इसके ऊपर 2016 के अंदर 3.5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ, ये ध्यान रखना। उसके बाद वाले में अभी आया होगा तो उतना मैंने देखा नहीं था, पर 2016 में ये 3.5 नंबर का डायरेक्ट इस वाले टॉपिक से सीधा बल्क मॉड्यूलस के ऊपर अल्फा की वैल्यू के लिए क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ये बोला था कि अल्फा बराबर क्या होता है 2 log 2 के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ तक पहुंचने से पहले पढ़ लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टल होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो उन्हीं उसी एनर्जी के फॉर्मूले से क्या निकलेगा, इस अल्फा बल्क मॉड्यूलस का मान निकलेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो
तो ध्यान रखो कि आयनिक क्रिस्टल और इनकी बंधन होता है। देखो आयनिक क्रिस्टल के बारे में तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ होगा। नॉर्मली देखा जाता है जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं ना तभी प्राप्त होंगे जब एक परमाणु क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, सेकंड परमाणु को दे देता है। सिर्फ सेकंड परमाणु की तरफ दे देने से ही काम नहीं होगा आयनिक क्रिस्टल के अंदर। जब पहला परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उस कंडीशन में अगर दूसरा परमाणु उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने अंदर, तभी क्या होगा आपके पास में जो क्रिस्टल बनेंगे वो कैसे क्रिस्टल होंगे, आयनिक क्रिस्टल होंगे। मतलब एक परमाणु के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश, और दूसरे परमाणु के ऊपर कैसा आ जाएगा, ऋणावेश। तो उस कंडीशन के अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कौन से क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा, उस वजह से इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है, आकर्षण बल होता है। और ये आकर्षण बल जो होता है वो कैसा आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। ये ध्यान रखना है इसके अंदर कैसा आकर्षण बल होगा, प्रबल आकर्षण बल। क्योंकि ये जो इनके बीच में ये आकर्षण जो होता है या फिर इनके ये जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है बंधन की ऊर्जा, वो बंधन की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है बॉन्डिंग एनर्जी, जिसका मान लगभग 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग या फिर इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन या फिर ये इनके बीच में इंटरैक्शन जो होता है वो कैसा होता है, प्रबल इंटरैक्शन होता है, प्रबल आकर्षण बल इनके मध्य रहता है। दूसरी चीज ये कि देखो काफी जगह पे कुछ मुखों के अंदर तो ये चीज लिखी हुई है, नहीं लिखी इतना नहीं मालूम, जहां से मैंने पढ़ा था उसमें नॉर्मली ये बताया जाता है कि जो ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं लगभग जो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो आयनिक क्रिस्टल पढ़े जाते हैं वो कौन से ग्रुप से, वो आपके प्रथम व सातवें ग्रुप से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, प्रथम और कौन से, सातवें, मतलब ऐसा बोला जाता है, ये जरूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि जो इनके अंदर निर्माण होगा वो कौन से प्रथम और सातवें ग्रुप के बीच में। अब देखो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है आपका NaCl, जिसमें N के ऊपर तो आपका कौन सा प्लस का साइन होता है और Cl के ऊपर माइनस का साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, क्लोरीन को क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। और ये जो होते हैं NaCl ये एक प्रकार से किसका करते हैं, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब देखो आयनिक क्रिस्टल जो होता है, जैसे मैंने अक्रिय गैस क्रिस्टल में तो मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पे जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो वहां पे सीधी सी बात बोल दी थी, अक्रिय गैस क्रिस्टल में कैसी स्ट्रक्चर होती है, FCC स्ट्रक्चर होती है। पर ध्यान रखना आयनिक क्रिस्टल में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ FCC स्ट्रक्चर हो। ये जो NaCl होती है इसकी कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। ये ध्यान रखना कि सिंपल क्यूबिक होती है। दूसरी चीज ये कि ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ FCC स्ट्रक्चर हो, ये ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। सॉरी यहाँ पे FCC नहीं बोल सकते, BCC बोलोगे, इसके सेंटर के अंदर एक एटम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर इसमें यूज की जा सकती है, मतलब FCC BCC सिंपल क्यूबिक इन तीनों में से, ये ध्यान रखना। FCC ओनली फॉर अक्रिय गैस क्रिस्टल जो होते हैं उसमें सिर्फ FCC स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से वहां पे आप देखोगे तो जैसे जैसे PIJ की मान को आप चेंज करेंगे तो उनका आपने एवरेज वैल्यू जो ली थी, आप लोग जो कांस्टेंट वैल्यू उसकी थी वो लिनार्ड के द्वारा जो दी गई थी वो 12.13 और 14.45 वो फिक्स वैल्यू थी, और इनमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जैसे जैसे वो चेंज होगी इनके बीच में डिस्टेंस या फिर इनकी डायग्राम चेंज होगी वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो इनकी प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो कुछ भी नहीं, जैसे डेफिनेशन तो बता दिया वैसे कि वैसे क्या है, दो तीन प्रॉपर्टी ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी, वो क्या होगी, ताप बढ़ाने में बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो इनकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरी चीज ये कि ये जो होते हैं आपके पास माइक्रो क्रिस्टल, ये कैसे होते हैं, दृढ़ या फिर भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तीसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होते हैं,
ये क्रिस्टल पानी में घुलनशील होते हैं, में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। तो ध्यान रखना कि क्या क्या है इसके अंदर, किस तरीके से आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होगा, बॉन्डिंग एनर्जी की रेंज आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो इन आयनिक क्रिस्टलों के अंदर मैंने पहले से आपने देखा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश है। तो देखो इनमें भी क्या होगा कि इनमें जो मैं क्या करनी है, सबसे पहले मेन बात बॉन्डिंग एनर्जी का मान ज्ञात करना है। क्रिस्टल की डेफिनेशन आपकी पहले भी पढ़ी हुई होगी और अभी मैंने वापस भी बता दी, पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या मान है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो ज्ञात करना होगा। दूसरी चीज ये कि इनके बीच में जो इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के ऊपर जो असंपीडित है इनकम्प्रेसिबिलिटी के कारण जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसका क्या मान होगा, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसकी बॉन्डिंग एनर्जी, तो बॉन्डिंग एनर्जी में देखो आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल में आपको मालूम होगा कि एक तो क्या होगा, धनायन होगा, तो दूसरा क्या होगा उसके अंदर ऋणायन होगा। और इन क्रिस्टल में एक धनायन और एक ऋणायन जो होती है इनकी व्यवस्था कैसी होती है, एक काउंटर कर्म के रूप में, जैसे कि एक प्लस यहाँ पर है तो उसके बाद एक माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस रूप से क्या होंगे एकांतर रूप में क्या होते हैं, सारे के सारे आयंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इनके बीच की जो डिस्टेंस भी होती है, ये डिस्टेंस भी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब क्योंकि आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के भी अंदर आपको मालूम होगा कि दो परमाणु लो या दो जालक बिंदु लो, तो आपको मालूम है दो आयन है, तो दोनों क्या है, एक परमाणु के आयन है, अलग अलग परमाणु के। पर इन अलग अलग परमाणुओं के आयन जो, ये आयन कब बने, जब एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास मिल गया, तो दोनों के दोनों परमाणु क्या है, किसी न किसी जालक बिंदु के उपस्थित है, तो डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये कि अगर हमको इसकी बॉन्डिंग एनर्जी या फिर इनकी बंधन ऊर्जा जो इन आयनों के बीच में है वो ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, किसी एक आयन को फिक्स कर लेते हैं। मान लो ये वाला आयन है, इसको मान लिया हमने आयन। अब क्या करें, इस आयन के साथ में जितने भी इसके पास वाले अन्य आयन है उनके साथ में इसकी क्या इंटरेक्शन एनर्जी है या फिर क्या इनकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका मान ज्ञात करना है। तो उसका मान ज्ञात करना है ना, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी वो देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये परमाणु या फिर ये आयन जो है ये खुद के आयन के साथ में तो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसके तो उससे तो उसके इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पास वाले जितने भी आयन्स हैं उन सबके साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। तो उस कंडीशन के अंदर इनकी आयनन ऊर्जा या सॉरी इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला होगा वो आपको पता करना है। तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, इनकी बंधन ऊर्जा को किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे, बंधन ऊर्जा या फिर अन्योन्य ऊर्जा या अन्योन्य इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी है, इस सिर्फ एक, अभी सिर्फ ओनली और ओनली एक क्रिस्टल ले रहे हैं, क्रिस्टल का सिर्फ एक परमाणु ले रहे हैं, बाद में क्या कर सकते हैं, पूरे क्रिस्टल के लिए भी इस एनर्जी को लिख सकते हैं। ये आपको मालूम है कि मान लो कि इसके अंदर टोटल आयन 2n हो जाए तो अणुओं या परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर। ये ले सकते अणुओं की संख्या क्या ले सकते हो, n ले सकते हो, क्योंकि आयन जो है आयन डबल होते हैं। ये तो आपको मालूम है अणु के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ अणुओं की, एक अणु के अंदर आयन की संख्या क्या होगी, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या से क्या होगी, सॉरी उस अणु की संख्या से क्या हो जाएगी, टोटल अणुओं की संख्या से डबल होगी, क्योंकि NaCl का एक अणु लो तो इस अणु में कितने आयन है, टोटली 2 आयन होंगे। तो सभी, तो अगर मान लो कि टोटली आपके पास में n अणु है तो आयन कितने होंगे, 2n आयन होंगे। तो उसका मल्टीप्लिकेशन एनर्जी किससे करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे क्रिस्टल की बॉन्डिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, आप जान सकते हैं। अब देखो वही का वही फॉर्मूले की तरह उसी की तरह मान लो कि बॉन्डिंग एनर्जी को किसी आइए एटम है तो इसको ui से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी आइए आयन है इसको ui से प्रदर्शित किया, तो इनका बाकी सब के साथ इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ui जी, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ओनली फॉर ओनली एक आयन के साथ में इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, बाकी वाले जितने भी आसपास के उन सबके साथ में भी इसका इंटरेक्शन होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ui किसके बराबर होगा, uij। और दूसरी चीज यहाँ पे ये लिख लेना कि i किसके बराबर नहीं हो सकता, ये, क्योंकि ये खुद के साथ में कभी भी इंटरेक्शन नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे uij, ये uij क्या है, i और j, मतलब एक तो इस वाले के और बाकी के जो ये वाला हो, भले ये वाला हो ये वाला हो, इन सबके साथ में जो इंटरेक्शन है उसके इंटरेक्शन की एनर्जी को इस uij से लिखते हैं। अब देखो ये uij
दो भागों में विभक्त होता है, एक तो यू आई जे कूलम और दूसरा यू आई जे प्रतिकर्षण। मतलब कुल मिला के आप देखोगे जो ये टोटल एनर्जी है ना इंटरेक्शन की, ये टोटल इंटरेक्शन एनर्जी है वो कितने भागों के अंदर डिवाइड होती है, कूलम ऊर्जा में और दूसरी कौन सी, प्रतिकर्षण ऊर्जा में। अब दूसरी चीज ये कि ये जो कूलम ऊर्जा है, ये कूलम ऊर्जा तो आपके कौन से कूलम के नियम से निकाली जाती है, जो कूलम के नियम में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पड़ते हैं उसके आधार पर। लेकिन ये प्रतिकर्षण ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, लिनार्ड जड़ के द्वारा दी गई थी। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर एक वो फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो कूलम, तो कूलम ऊर्जा किसके कारण होगी, इन दो आयनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कौन सी ऊर्जा, कूलम ऊर्जा लिखेंगे। अब ये कूलम ऊर्जा, कूलम ऊर्जा किसके कारण होगी, आयनों के बीच आकर्षण या फिर किसके कारण, या फिर प्रतिकर्षण के कारण। ये आपको ध्यान रखना, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण के कारण। जब आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो उस कंडीशन में आपको मालूम है ये जो यू आई जे जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपके प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर आई जी। अब यहाँ पे ये आर आई जे है, इस आर आई जे से क्या मतलब है, देखो एक ये पॉजिटिव, एक ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो आपने सिर्फ एक ये वाला आयन लिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी आर, इनके बीच की भी डिस्टेंस भी आर, इनके बीच की भी डिस्टेंस आर। तो इसके साथ में तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिर्फ आर वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो 2r आएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे जाओगे 3r आएगी। ऐसे कैसे आप आगे बढ़ते जाओगे 4r 5r, ऐसे करते ही वो आगे की आगे वैल्यू आती जाएगी। तो उस कंडीशन में एक आयन के बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप इस फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से लिख सकते हो, आयन के साथ आई वाला जो ये आई एटम या फिर आई आयन लिया है, इसका बाकी वाले आयनों के साथ में इंटरेक्शन लोगे तो उस कंडीशन को, उस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, आर आई जे बराबर पी आई जे इंटू आर, क्योंकि ये आर की वैल्यू तो फिक्स है। बस क्या हो रहा है इसके अंदर चेंजिंग क्या हो रही है, चेंजिंग सिर्फ इतनी सी हो रही है कि इनके गुणनफल के रूप में इंटीजर का मान क्या है, बढ़ रहा है, 1r हो रहा है या 2r हो रहा है या 3r हो रहा है या फिर 4r हो रहा है, इस तरीके से ये मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर क्या है आपके पास में, टोटली दो साइन है, तो दो साइन है ना, उसमें से ये ध्यान रखना जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन कैसे आयनों के कारण होगा, समान आयनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण। कैसे आयनों के बीच में, समान आयनों के बीच, समान आयनों के कारण। और दूसरी चीज ये कि जो माइनस का साइन होगा वो किसके कारण होगा, असमान आयनों के कारण। वैसे भी देखते हो तो इंटरेक्शन होता है उसमें, रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन दोनों को आप देखोगे तो अट्रैक्शन को हमेशा किससे, कौन से साइन से, नेगेटिव साइन से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जो कूलम इंटरेक्शन लास्ट में आप देखोगे तो यूज जो होगा वो साइन कौन सा यूज होगा, सिर्फ माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो दो आयन होंगे, जो मतलब नॉर्मली आपको इंटरेक्शन जो एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में अगर आप माइनस वाले साइन का यूज करके पढ़ोगे तो और थोड़ा सा बेटर होगा कि हमको मैंने देखना क्या है, अगर प्लस और माइनस के बीच में अगर देखना हो तो इन दो आयनों के लिए तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, ओनली फॉर ओनली आकर्षण बल का ही यूज करना पड़ेगा। और आकर्षण बल असमान आयनों के बीच में उस वजह से बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो दूसरी चीज, ये तो आपके पास में क्या होगी, कूलम एनर्जी होगी, ठीक है। और आर आई जे क्या होगी, दो आयनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी। ये क्या है, दो आयनों की
के बीच की क्या है, दूरी। ठीक है, और दूसरी एनर्जी जो है आपके पास में क्या है, प्रतिकर्षण। अब देखो ये प्रतिकर्षण कब होता है, ये प्रतिकर्षण क्या होगा, आयनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण, कि अति व्यापन के कारण, मतलब जैसे जैसे इनकी बॉन्डिंग होगी, ये जितने नजदीक होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन होंगे या इनके चारों ओर का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होगा वो आपस में क्या करेगा, अति व्यापन करेगा। उसकी वजह से इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकर्षण। और इसी प्रतिकर्षण को क्या, इसी प्रतिकर्षण की सहायता से क्या निकाली जाती है, प्रतिकर्षण ऊर्जा निकाली जाती है। और इस प्रकार के जो ये अति व्यापन होता है, उसके कारण जो ये प्रतिकर्षण प्रोड्यूस होता है या फिर रिपल्सन जो होता है, उस रिपल्सन की एनर्जी को किसने दिया था, लिनार्ड जॉन। लिनार्ड जॉन्स, लिनार्ड जॉन बोलते हैं या लिनार्ड जॉन बोलते हैं, लिनार्ड जॉन्स बोलते हैं। किसी में जॉन्स लिखा हुआ, किसी में जॉन लिखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से यू आई जे प्रतिकर्षण किसके बराबर होगा, ए अपॉन दो आयनों के बीच की डिस्टेंस आर आई जी की पावर है, इसके बराबर होता है। और दूसरी चीज ये कि जो लिनार्ड जॉन ने ये जो रिपल्सन पोटेंशियल दिया था, उस रिपल्सन पोटेंशियल हमेशा जो n का मान यूज किया जाता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये ध्यान रखना, किसके द्वारा, लिनार्ड जॉन के द्वारा, ये ध्यान रखना। वैसे इससे पहले भी अपनी डेस्टिनेशन में देखा होगा कि दो आयनों के बीच में आपने जो रिपल्सन एनर्जी ली थी, उसके अंदर भी आपने पावर देखी थी, r का मान किसके बराबर था, r की पावर n का मान किसके बराबर था, वहां भी घात 12 आ रही थी, यहाँ पे भी क्या होगी, वही की वही 12 घात का यूज किया जाएगा। अब देखो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको पोटेंशियल ऊर्जा आपकी और किसके बारे में, कूलम्ब ऊर्जा के बारे में मालूम है, तो अब आप यहां से कुल ऊर्जा का मान लिखना चाहोगे, तो ये यू आई इक्वल्स टू क्या होगा, I is not equals to J U I G, टोटल एनर्जी। तो उस कंडीशन में U I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके, I is not equals to J पोस्टर में प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R I J प्लस A अपॉन R की पावर N I जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आर आई जी का मान अभी बताया कि जो क्या होगा वो क्या होगा आपके पी आई जे आर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पी आई जे क्या है, इंडिविजुअल नंबर्स को प्रदर्शित करेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ पहले जो उसके नजदीक वाले एटम या फिर आयन जो उनके साथ में जो हम आयन वगैरह उसका इंटरेक्शन हो, उससे पास वालों के बीच में हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी, पी आई जे इंटू आर के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आगे की तरफ यू आई जे कॉमा और किस तरीके से लिख सकते हैं, सो यू आई आई इज नॉट इक्वल टू जे कोष्टक में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन पी आई जे आर प्लस ए अपॉन पी आई जे आर की पावर इस रूप में। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में एक और चीज ये हम कर सकते हैं इसके अंदर, कि आप देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो a अपॉन पी आई जे आर की पावर है और एक आ रहा है e स्क्वायर अपॉन सॉरी 1 अपॉन पी आई जे। तो ये दोनों वैल्यू कैसे होगी, या फिर आप इस फॉर्मूले को और आगे तक एक्सटेंड करोगे तो इस कंडीशन आप देखो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r। ये तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, चेंज होने वाली वैल्यू ऑनली पर ओनली क्या है, i इज नॉट इक्वल टू j 1 अपॉन pij प्लस a 1 अपॉन r की पावर n समेशन
I is not equal to j a upon p I j की पावर। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि हम इसको जो आपके पास में इसको मान लेते हैं, दोनों क्या है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को क्या मान लेते हैं समेशन 1 अपॉन पी आई जी किसके बराबर मान लेते हैं अल्फा, सॉरी अल्फा, और दूसरा जो आपका कांस्टेंट है वो क्या होता है a अपॉन पी आई जे समेशन i इज नॉट इक्वल टू j किसके बराबर होता है a है। तो उस कंडीशन के अंदर टोटल एनर्जी u i का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस माइनस प्लस a n अपॉन r। ये आपका क्या है एनर्जी का फॉर्मूला है इसके अंदर आयन के इंटरेक्शन का। अब देखो ओनली फॉर ओनली अगर हम सिर्फ जहां पे इंटरेक्शन के अंदर ओनली फॉर आकर्षण हो उस वाले कंडीशन या असमान आयनों के लिए इस फॉर्मूले को लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली फॉर ओनली क्या करें सिर्फ माइनस वाले साइन का यूज करके इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करें। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, ओनली फॉर कौन से साइन का यूज कर लेते हैं आकर्षण बल के लिए ऋणात्मक साइन का, ऋणात्मक साइन या ऋणात्मक चिन्ह वाले पद का उपयोग करने पर पद का उपयोग करने पर u i इक्वल टू क्या आ जाएगा a n अपॉन r की पावर n माइनस अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपकी क्या है एनर्जी। अब देखो कि ये आयन कब स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं तब इनकी इस एनर्जी का मान क्या हो न्यूनतम, और एनर्जी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका इसकी पोजीशन या पोजीशन का जो फैक्टर इसमें यूज हो रहा है उसके सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा इन डिफरेंशिएशन करके वो वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी जिसके लिए इसका मान मिनिमम आ जाए। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है अब इस फॉर्मूले से आपको सिर्फ ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। उस ए एन की जो वैल्यू आपको मिलेगी मिनिमम एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए उससे हमें क्या मिल जाएगी मिनिमम एनर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू के आधार के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो इसकी मिनिमम एनर्जी को लिख सकते हो। अब देखो स्टेबिलिटी की कंडीशन बोलो या फिर साम्यावस्था की कंडीशन बोलो उसके अंदर ही क्या होगा साम्यावस्था वाली कंडीशन में पूरा क्रिस्टल क्या हो जाता है या फिर ये जो एनर्जी होगी वो सबसे स्थायी अवस्था की इसकी एनर्जी कहलाएगी, लेकिन हाँ इसका मान मिनिमम होगा पर वो कंडीशन जो होगी जिसके ऊपर ये एनर्जी मिनिमम होगी वो इसकी साम्य अवस्था या फिर स्थायी अवस्था इसकी कहलाएगी। तो साम्य अवस्था या स्थायित्व की कंडीशन में स्थायित्व की स्थिति में ऊर्जा क्या होगी न्यूनतम होगी, और न्यूनतम एनर्जी ज्ञात करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो किसके बराबर आएगा 0। यहां से इस फॉर्मूले के अंदर माइनस एन ए एन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन है क्योंकि आर की पावर ऊपर जाएगी आर की पावर माइनस के इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आर की पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है। माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस एन आर की पावर माइनस को स्टेप एन प्लस वन, तो ये माइनस एन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी टर्म के लिए माइनस की जगह पे प्लस का साइन अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से मिनिमम एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हो इस कांस्टेंट ए एन की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो या फिर जो मिनिमम एनर्जी है उसके ऊपर आर का मान किसके बराबर है आर नॉट, लेकिन यहां पे इसको आर नॉट लिख दो तो उस कंडीशन में ए एन का मान क्या आ जाएगा आपकी ए एन बराबर अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये n नीचे की तरफ जाएगा और r की पावर n प्लस वन अपॉन r की पावर 2। यहां से ये a n का मान जो है किसके बराबर होगा
an is equals to alpha e square upon 4 pi epsilon naught n into r naught की पावर n माइनस। देखो यहाँ से r naught का मान भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि r naught का मान नहीं निकाला जा सकता, वो भी निकल सकता है, पर यहाँ से कांस्टेंट का मान निकाल के हम इस फॉर्मूले में से क्या कर सकते हैं, एक टर्म को क्या कर सकते हैं, पूरा कांस्टेंट लेके एक शॉर्ट फॉर्मेट में भी इस एनर्जी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो जो ये एयर की वैल्यू निकली है वो किसके ऊपर, ऐसी डिस्टेंस के ऊपर निकली है जहां पे एटम या फिर आप ये बोल सकते हो आयन जो है वो क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो कौन सी कंडीशन है, स्थायित्व की कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो वहां पे इसका मान किसके बराबर होगा। अब जो एनर्जी निकलेगी मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ui is alpha e square upon 4 pi epsilon naught rn, उस टाइम में rn minus 1 और मल्टीप्लाई में n माइनस alpha e square upon 4 pi epsilon naught r नॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है उनको कांस्टेंट ले लो बाहर और बाकी वाली वैल्यू को अंदर रखोगे तो u i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और r नॉट की पावर n माइनस 1 अपॉन r नॉट की पावर n into n, r नॉट की पावर n into n माइनस 1 अपॉन r नॉट। यहाँ से ये मान u i इक्वल टू क्या होगा, अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट कोष्टक में 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, n जो है आयनिक स्ट्रक्चर के लिए हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, वैल्यू भी हमने देखी थी n बराबर क्या लिखा था हमने 12, जो कि 1 से अधिक है, या आपको जानना है n जो होगा वो आयनिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। अब देखो ये तो वैल्यू ओनली फॉर ओनली क्या है, एक आयन के लिए, ये ऊर्जा जो है किसके लिए, ओनली फॉर ओनली एक आयन की इंटरेक्शन एनर्जी। ऐसे कैसे जो क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे आयन है उनकी अगर हम अन्योन्य ऊर्जा को लिखना चाहेंगे या फिर इंटरेक्शन एनर्जी को लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, क्रिस्टल पर कितने हैं टोटली 2n है और परमाणु कितने हैं, अणु सॉरी 2n है, तो अणु कितने हो जाएंगे n हो जाएंगे, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, u इक्वल्स टू 2n अपॉन 2। तो क्रिस्टल के अंदर अणु की किसी अणु की टोटल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि आयन तो उसके अंदर 2 होंगे 2n होंगे, पर वो आयन क्या होंगे, अणु से मिलकर बने होंगे। सिर्फ हम क्या कर ले, अणु की एनर्जी को लिखना चाहे तो 2n अपॉन क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू क्या आ जाएगा ui। स्टेबिलिटी की कंडीशन के अंदर ui मिनिमम, मतलब आप साम्यावस्था की कंडीशन में लिखोगे तो ui मिनिमम, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो इसको, r की जगह पे r नॉट की जगह पे r रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, अन्य अवस्था में भी एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये u किसके सूत्र आ जाएगा n ui मिनिमम, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपकी n अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये तो क्या है मिनिमम वाली साम्य अवस्था वाली कंडीशन में एनर्जी। ऐसे कैसे अदर कंडीशन में लिखना चाहेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, u बराबर माइनस के n अल्फा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r उस तरह 1 माइनस 1। ये आपके क्या है आयनिक क्रिस्टल में, पूरे आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस क्रिस्टल की
ये क्या है, इंटरएक्शन। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस इंटरएक्शन एनर्जी की सहायता से जो ये अल्फा स्केलर है ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट या मॉड्यूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस कांस्टेंट का क्या मान होगा वो हमें ज्ञात करना है, जो कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में।